गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। मेघा, सुरेखा, हेतवी, पुनीता, सरस्वती, रुपल, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर? यस या नो? फटाफट से बता दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलो, मेरी ओर से कंप्लीट है, आपकी ओर से भी क्लियर होगा। तो फिर क्लास को स्टार्ट करो। तब तक ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए, जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे के सारे बच्चे थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ओके, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। चलो, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ लिए हैं वो 15 मार्च 2023 को जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछे गए वही पैराग्राफ हमने लिए हैं। ओके, एक बात और भी बता देना चाहती हूँ कि जब भी मैं पैराग्राफ वाली क्वेश्चन कराती हूँ तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई पैराग्राफ में ही ये हमें फायदा करेगा। ये आपको थियरी में भी फायदा करेगा। आप लोगों ने 3 क्लासेस देखी है ना। 3 क्लास में क्या देखा हमने? 3 क्लास को मिला के हमने 6 पैराग्राफ देखा। 6 पैराग्राफ में से हमने थियरी तो सीखी है ना। 6 थियरी हमने 6 पैराग्राफ में सीख ली। और आज भी 2 पैराग्राफ है, दोनों के दोनों पैराग्राफ आपकी क्या है? थियरी बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पर हम थियरी पहले पढ़ेंगे। पहला जो पैराग्राफ है उसमें तो पूरी की पूरी थियरी डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ा दूंगी। और सेकंड वाली जो है उसमें मतलब कि थियरी इतनी ज्यादा नहीं है, वो रिसर्च के बेस पे है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करें। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से। ओके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीसेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। ओके, क्योंकि हमारी मेन चैनल है। टेलीग्राम चैनल भी है पेपर 1 के लिए, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दी हुई है, उसी हिसाब से सर्च करके जुड़ सकते हैं। साइकोलॉजी वालों के लिए अलग से हमारी यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी देने वाले हैं, जीसेट का पेपर 2 साइकोलॉजी से देने वाले हैं, पीएचडी अगर आपको साइकोलॉजी से करनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जहां पर अभी आप वीडियो को देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक दी हुई है उसी हिसाब से सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, रेडी है सभी बच्चे पैराग्राफ को करने के लिए? बता दीजिए फटाफट से, बता दीजिए रेडी है। रेडी है तो रेडी लिख दीजिए फटाफट से। सभी बच्चे रेडी लिख देंगे। चलो, सभी बच्चे रेडी लिख देंगे। चलो फटाफट रिप्लाई करो सभी बच्चे। जितने भी बच्चे हैं उतनी लाइक होनी चाहिए भाई। ओके, रेडी हो? चलो, वेरी गुड। तो चलिए, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर थियरी समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके, यही हमारा सिस्टम रहा है ना अभी तक का। और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आता है। अगर नहीं आता है तो बता देना, क्लास के अंदर ही बता देना। ओके, बाद में मतलब कमेंट करोगे तो फिर मेरे पास टाइम होगा तो देखूंगी, नहीं होगा तो नहीं देख पाऊंगी। इसी वजह से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो क्लास के अंदर ही बता दीजिए। लाइव क्लास इसलिए तो आप लोगों के लिए ले रही हूँ, है ना। चलो भाई, समझते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ है, कह रहे हैं कि एक प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंटर है, उन्होंने बच्चों के एक समूह का अध्ययन किया ताकि उनके विकास के स्तर का पता लगाया जा सके। कि एक्सपेरिमेंटर है, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप लिया और उस ग्रुप का स्टडी किया ताकि वो क्या चेक कर सके कि वो जो ग्रुप के बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट है, उनका लेवल पता लगाया जा सके। अपने अध्ययन में उसने चिकनी मिट्टी की 2 गेंद ली, 2 बॉल्स बनाए चिकनी मिट्टी के। ओके, जो क्ले आते हैं ना, उसके 2 गेंद उन्होंने लिए और बच्चों की सहमति ले ली कि दोनों गेंद समान आकार की है। बच्चों को बता दिया कि ये दोनों गेंद कैसी है, तो बच्चों ने बताया दोनों गेंद समान आकार की है। फिर उसने बच्चों के सामने एक गेंद का आकार बदलकर चपटा कर दिया। देखो, पहले समान आकार की गेंद लेकर बच्चों को बताया कि बोलो बच्चों, ये दोनों कैसी हैं,
गेंद। तो दो बच्चों ने बताया कि दोनों जो जिस तरह की गेंद लिख रही होगी, मतलब गोल ही दिखेगी ना, गोल तो गोल ही होता है ना, तो उन्होंने बताया होगा कि गोल है, दोनों ने समान आकार बताया, दोनों गेंद का समान आकार बताया। फिर एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, उन्होंने एक गेंद का आकार बदलकर चपटा कर दिया, है ना। चपटा मीन्स ऐसा होता है ना, ऐसा करते हैं। गेंद वैसे ही ऐसी थी दोनों, फिर एक गेंद थी उसका आकार ऐसा कर दिया, ओके। दूसरी गेंद वैसे की वैसे ही रखी। अब यहाँ पर पूछा कि दोनों आकृतियों में से किसमें अधिक चिकनी मिट्टी है। अब बच्चों को पूछा गया कि बोलो बच्चों, इन दोनों में से किस आकृति में सबसे ज्यादा मिट्टी होगी, यानी चिकनी मिट्टी होगी। तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिया कि चपटी आकृति में, कुछ बच्चों ने कहा कि ये चपटी वाली जो आकृति है उसमें अधिक चिकनी मिट्टी होगी। फिर उसने निम्न रूप में एक अन्य प्रश्न पूछा, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। किसने पूछा? एक्सपेरिमेंटर ने पूछा, यदि किसी हवाई जहाज को हाथी कहा जाए तो क्या यह उड़ सकता है? देखो, इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी हवाई जहाज को अगर हम हाथी कहते हैं तो क्या वह उड़ सकता है? तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिया हाँ, यह उड़ सकता है ना। चलो, अब बस यही पैराग्राफ है और इसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्या आपको कुछ समझ में आया? साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, कहीं पर भी थियोरी पढ़ी होंगी, क्या कुछ समझ आ रहा है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो किस थियोरी के बेसिस पे चल रहा है? क्या इसमें यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है ऐसा कि कुछ थियोरी में ऐसा कुछ पढ़ने को मिला था? किसी को भी याद आ रहा है बताओ तो पहले। जिनको जो भी थियोरी याद आती है मुझे नाम दे दो भी, फिर मैं आपको थियोरी तो वैसे भी पढ़ाऊंगी। ये किसकी थियोरी में ऐसी कुछ चीजें थी बताओ। हाँ बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, जिन जिन को पता है बताओ। जो भी थियोरी आपको दिमाग में आ रही है कि हाँ इस थियोरी में हमने ये पढ़ा था। अगर आता है तो यस बोलो, नहीं आता है तो नो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे भी यहाँ पर आपको पहले थियोरी डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन पे आपको ले चलने वाली हूँ। चलो बताओ फटाफट से। आता है तो यस लिखिए, नहीं आता है तो नो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ, नहीं आता है तो नहीं आता है ना। बताओ, सरस्वती, राधिका, हेतवी, सुरेखा, त्रुपल, पुनीता, सारे बच्चे बताएंगे, बताओ आंसर करो। चलो चलो। जीन पियाजे की थियरी, वाह क्या बात है, जीन पियाजे की थियरी है ये, बिल्कुल जीन पियाजे की, है ना। जीन पियाजे की थियरी है। थियरी का नाम क्या है पता है किसी को? चलो, आपने ये तो सही बता दिया कि जीन पियाजे की थियरी है ये पेपर 1 में भी आता है, ये पेपर 1 में भी आता है, पता है आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है ये थियरी जीन पियाजे की। चलो बताओ, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? आप लोगों ने बता तो दिया जीन पियाजे की थियरी, बट मुझे ये बताओ कि इसका नाम क्या है किसी को पता? लो जी, सब चुप हो गए, चलो कोई बात नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, है ना। यही थियरी है कि नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी? यस, डेवलपमेंट थियरी अकेली नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी राधिका। मिलन लायर जैसा दिखा? नहीं 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 ये तो आपने बहुत, मतलब अलग ही थियरी में चले गए। चलो यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए फिर थियरी को पढ़ते हैं। ये जो आपके जीन पियाजे थे उनका फुल फॉर्म था जीन विलियम फ्रिज पियाजे, और इनको पियाजेट भी बोलते हैं, पियागेट भी बोलते हैं, जो भी, लेकिन हम बोलते हैं पियाजे, है ना, जीन पियाजे। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि स्विट्जरलैंड से थे, ये भी पूछा जा सकता है, ओके, क्योंकि पिछली बार ना पूछा गया था कि फ्रॉइड का जन्म कब हुआ था,
तो कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप भी इसमें सर्च कर लीजिएगा। अभी मैंने यहाँ पर उनके बर्थ डेट या इनकी डेट डेट नहीं डाली है, ओके। लेकिन बस यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी थियरी समझाना चाहती, इसीलिए मैंने इसको लिया है शॉर्ट में। जीन पियाजे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे, ओके, मनोवैज्ञानिक संरचनावादी भी थे। साइको सोशल कंस्ट्रक्टिव थे, ओके, मनोसामाजिक संरचनावादी थे, मनोसामाजिक संरचनावादी। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच उन्होंने अपनाया था। एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच मैंने आपको यहाँ पर ही मतलब इसी चैनल पे रिसर्च पढ़ाया, तभी पढ़ाया था, है ना, कि नॉलेज को गेन करना, है ना, नॉलेज क्या है उसके बारे में पता लगाना, एपिस्टेमोलॉजिकल। तो यहाँ पर उन्होंने एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच यूज किया था। फर्स्ट स्टेजेस उन्होंने दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, कि भाई किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है तो उनके फर्स्ट स्टेज में ये विकास होता है, और उन्होंने ईयर वाइज उनको स्टेप बाय स्टेप बताया। मतलब पहला लेवल क्लियर होते ही फिर दूसरा लेवल आता है, दूसरा लेवल क्लियर होते ही तीसरा, और तीसरा लेवल क्लियर होते ही चौथा लेवल आता है। पहले लेवल में जो बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया है वो दूसरे लेवल में कंप्लीट होता है, दूसरे लेवल में जो कंप्लीट नहीं होता है वो तीसरे लेवल में कंप्लीट होता है, तीसरे लेवल में जो कंप्लीट नहीं होते हैं वो चौथे लेवल में कंप्लीट होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर पहला स्टेज है उनका, स्टेज भी बोल सकते हो, लेवल भी बोल सकते हो, ओके। तो पहला स्टेज आपको, स्टेज भी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, पेपर 1 में तो पूछे जाते हैं स्टेज के, मतलब स्टेज को क्या है, क्रम में लगाइए, ओके। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदात्मक क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं, ओके। अब ये जो सेंसरी मोटर आपने इंग्लिश में ही याद रखना है, हिंदी में याद रखोगे तो बहुत सारे नेम मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इंग्लिश में एक ही वर्ड मिलेगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आपका 0 से लेकर 2 साल के बच्चा होता है तब तक चलता है, मतलब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 2 साल तक ये स्टेज चलता है। उसके बाद दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ओके। पूर्व क्रियात्मक स्तर भी बोला जाता है या पूर्व क्रियात्मक लेवल भी बोल लीजिए। तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, वो कितने टाइम का होता है, 2 साल का बच्चा जब होता है, 2 साल से लेकर 7 साल का बच्चा होता है तब तक का, ये भी पूछा जाता है आपको। ये स्टेज मतलब कौन से ईयर में कौन सा स्टेज होता है, ये भी पेपर 1 में भी पूछा जाता है। पेपर 2 में तो देखिए आपको पूरी की पूरी थियरी में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन पेपर 1 में भी यहाँ से आता है, ओके। फिर थर्ड नंबर पे आता है तीसरा जो स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि मूर्त ऑपरेशनल मतलब कि क्रियात्मक स्टेज है, ओके। तो मूर्त क्रियात्मक में यहाँ पर संवेदात्मक, संवेदात्मक, ओके। फिर उसके बाद है आपका प्री ऑपरेशनल, पूर्व क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक स्तर। उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, तो मूर्त क्रियात्मक, मूर्त यानी कि जो चीजें हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उन चीजों को मूर्त बोला जाता है, ओके। तो मूर्त क्रियात्मक स्तर। और उसके बाद है फॉर्मल, यहाँ पर एल लगाना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक भी बोला जाता है इसको, औपचारिक क्रियात्मक स्तर भी बोला जाता है, और साथ ही साथ आप इसको ये भी बोल सकते हैं अमूर्त क्रियात्मक। क्या बोलते हैं, अमूर्त क्रियात्मक, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। इज दिस क्लियर। और ये कब होता है, देखो कॉन्क्रीट होता है वो आपका 7 साल से लेकर 11 या 12 साल, यहाँ पर 11-12 साल देते हैं, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, 11-12 साल तक आपको मानना है। और फिर उसके बाद का जो लास्ट लेवल है वो आपका 11 साल से ज्यादा या फिर 12 साल से ज्यादा। तो यहाँ पर एक बात ये भी नोट कर लेना, 11 या 12 साल देते हैं, है ना, अलग अलग देते हैं, तो कोई बात नहीं, 11 या 12 साल ले लीजिएगा। और यहाँ पर 12 साल या 11 साल से ज्यादा,
उसके ऊपर जो होता है बियॉन्ड यानी कि ऊपर, ओके, कि जो लेवल का मतलब उसके ऊपर का जो टाइम होगा, पीरियड टाइम, वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, है ना। यस, चलो, तो यहाँ तक सबको समझ आया ना, ये आपको याद रह गया ना। SPCF याद रख लो, SPCF, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। एस से सेंसरी, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से आपका क्या होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड एफ से होगा फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑपरेशनल यहाँ पर तीनों में लगेगा, है ना, सिर्फ सेंसरी में नहीं लग रहा है। तो सेंसरी मोटर स्टेज होगा, फिर आपका पी में प्री ऑपरेशनल, सी में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और एफ में फॉर्मल ऑपरेशनल या तो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। इज दिस क्लियर? चलो, अब इसके बाद देखो विलियम सॉरी जीन पियाजे जो है, उन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जो है उसमें ये कहा कि भाई जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने बोला है? तो छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट जीन पियाजे ने बोला है। क्यों बोला? उनका कहना ये था कि भाई हम ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं ना, बड़ों से कम होते हैं, मतलब कि उनकी जो बुद्धि होती है वो बड़ों से कम होती है, हम ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है ना वो बड़ों की तरह ही होता है, वो एक साइंटिस्ट की तरह ही होता है। छोटा बच्चा है तो छोटा साइंटिस्ट हम इसको बोल सकते हैं। क्यों ऐसा कहा पता है? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं पता है? कुछ भी खिलौना आप लेकर दे देना तो 2 दिन में या उसी दिन में तोड़ फोड़ कर देंगे। वो तोड़ फोड़ क्यों करते हैं? उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा वृत्ति होती है कि यार इसके अंदर है क्या ऐसा कि जिसकी वजह से ये खिलौना चल रहा है, और वो ना तोड़ फोड़ के देखने की कोशिश करता है, फिर उसको जोड़ने की भी कोशिश करता है। होता है कि नहीं बताओ? होता है कि नहीं? यस या नो बता दो, जाग रहे हो ना? होता है कि नहीं? यस या नो बताओ। ऐसे करता है कि नहीं बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं? खिलौना जो होता है उस खिलौने की क्या करता है? हाँ बिल्कुल राधिका, यस वेरी गुड। फॉर्मा नहीं फॉर्मल लिख देना, ओके। आपने भी गलती कर दी, मैंने तो यहाँ पर प्री मिस्टेक में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, फॉर्मल होगा औपचारिक, ओके। चल, तो बच्चे छोटे होते ना वो ऐसा करते हैं। तो इसीलिए जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो है ना वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ओके। भले ही हम उनको ये बोलते हैं कि बच्चे लिटिल एडल्ट होते हैं, लेकिन लिटिल साइंटिस्ट होते हैं वो, ओके। उनके अंदर भी बड़े 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 लोग जो होते हैं जिस तरीके से सोचते समझते हैं ना, वैसे ही वो लोग भी सोचते हैं। उनकी तो सोच काफी अलग और अच्छी होती है छोटे बच्चों की, है ना। फिर पियाजे ने बालक को रचनावादी बताया कि वो रचनावादी होते हैं क्योंकि तोड़ फोड़ करते हैं ना खिलौनों को, और फिर उसको जोड़ते भी है, रचना भी करते हैं उनकी। हाँ, तो इसी वजह से इसको ये कहते हैं कि भाई ये जो बच्चे होते हैं ना वो कैसे होते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है, थॉट होता है, वो भाषा के विकास में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, थॉट होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी जो लैंग्वेज है ना उसको डेवलप करते हैं। फिर कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में उन्होंने बताया कि ग्रुप में रहकर भी बच्चे खुद से बात करता रहता है ना। आप देखो देखा होगा आप लोगों ने कि छोटा बच्चा होगा ना तो अकेले में बड़बड़ाता होता है, अकेले बैठा बैठा बोलता रहता है। अगर कोई कहीं पर भी आप ना किसी भी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना, अगर बच्चा अकेला खड़ा होगा ना या फिर ग्रुप में भी बैठा होगा ना तो वो अपनी ही धुन में खुद से ही बातें करता रहता है ना, बड़बड़ाता रहता है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव मोनोलॉग। इज दिस क्लियर यहाँ तक सबको? देखो ये एक एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हम स्टेजेस पे। पहला स्टेज हमारा क्या था? एस का सेंसरी मोटर का, है ना। तो सेंसरी मोटर का पीरियड टाइम कितना होता है? 0 से लेकर 2 साल का होता है। और इस स्टेज को ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का परमानेंस कहा जाता है। ऑब्जेक्ट
परमानेंस कहा जाता है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बता देती हूँ ताकि आपको थियरी बेस्ड क्वेश्चन में तकलीफ मतलब दिक्कत ना आए। चलो, 0 से 4 यहाँ पर भी 4 स्टेजेस होते हैं सेंसरी मोटर के अंदर भी। पहला स्टेज होता है 0 मतलब जब जन्मा हुआ बच्चा है वहां से लेकर 4 वीक यानी कि 1 महीने तक का, है ना। दूसरा उनका जो स्टेज है वो है 1 मंथ से लेकर 4 मंथ का। तीसरा जो स्टेज है वो 4 से लेकर 8 मंथ तक का है। और चौथा जो स्टेज है वो 8 से लेकर 12 मंथ का है। ये किसके स्टेज है? सेंसरी मोटर के। 0 से 2 साल के जो बच्चे हैं वो भी 4 स्टेजेस में उनका विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ओके, अब देखो 0 से 4 वीक्स का जो बच्चा होता है यानी कि 0 से लेकर 1 महीने का बच्चा होता है वो सिंपल रिफ्लेक्स एक्टिविटी करते हैं। अब सिंपल रिफ्लेक्स एक्टिविटी आप 1 महीने के बच्चे को देख लो ना, जन्मा हुआ बच्चा है या 1 महीने तक का बच्चा है उसको देखो तो वो ना इननेट रिफ्लेक्स करता है। इननेट का मतलब जन्मजात रिफ्लेक्स, मतलब आंखें झपका आंखें की जो पलकें होती ना उसको झपकाना, सिकुड़ना, खुद से ही सिकुड़ता है ना। अपने शरीर को ऐसे ही मतलब अपने पैरों को मारता है, ऊपर नीचे हिलाता है, चूसता है ना। अपने माता से क्या करता है, दूध पीता है तो चूसना भी सीखता है वो। ओके, तो या फिर वो क्या करेगा, जो ब्लैंकेट्स होंगे टॉयज उसको देंगे ना तो वो डायरेक्टली सीधा चूसने ही लगेगा, है ना। तो ये क्या है, 0 से 4 वीक्स का बच्चा होता है तब वो ये काम करता है। उसके बाद एक महीने से लेकर 4 महीने का बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, प्राइमरी सर्कल रिएक्शन करेगा। जो प्राइमरी मतलब कि रिएक्शन होते हैं ना वो करेंगे, जैसे हैबिट बन जाती है ना उसको वैसे यहाँ पर स्कीमा होगा। स्कीमा भी कैसा, फर्स्ट मोटर हैबिट्स होगा। और सर्कुलर रिपीटेटिव, वो रिपीट करेगा, चीजों को रिपीट करेगा। जैसे हाथ हिलाना तो हाथ को हिलाता ही जाएगा, बार बार हिलाता जाएगा, बार बार हिलाता जाएगा, है ना। तो नॉन रिफ्लेक्सिव स्कीम्स होगी। और जैसे कि मान लीजिए कि अपने थंब को चूसेगा, है ना। अगर उसे भूख लगी है तो थंब को चूसने लगेगा। ये बार बार हैबिट बन गई ना उसको थंब चूसने की। और फिर नो सर्च ऑब्जेक्ट, वो चीजों को मतलब सर्च नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये चीजों को सर्च नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है, किसी भी चीज को चूस रहा है। जो प्राइमरी रिएक्शन होता है वो ही कर रहा है अभी 4 मंथ तक का बच्चा। उसके बाद 4 मंथ से लेकर 8 मंथ का बच्चा आ जाता है। अब 4 मंथ से लेकर 8 मंथ का बच्चा होगा वो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन करेगा। जो देखो प्राइमरी अलग था, सर्कुलर प्राइमरी क्या होगा, जो अब पहले जो उसने सीखा नहीं है ना, अभी तो बस अपने आप से ही खुद से कुछ ना कुछ करता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ भी नहीं बट प्राइमरी ऐसे रिएक्शन देता रहता है। और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर वो क्या करेगा, अब कुछ खुद से कुछ अपनी सोच इसके अंदर ऐड करेगा। फर्स्ट टाइप ऑफ लॉजिक स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट होगा उसका लॉजिक करना। ओके, अब जैसे कि वो बाय चांस डिस्कवर भी करेगा, मतलब उसको पता नहीं है लेकिन खुद से अचानक से ऐसे ही वो डिस्कवर करता रहता है। जैसे कि आवाज करने वाला टॉय आप उसको देंगे ना तो वो क्या करेगा, टॉय को पकड़ेगा और ऐसे ही दबाएगा तो उसमें से आवाज निकलेगी। वो उसने खुद से, उसको पता नहीं है कि टॉय को दबाने से उसके अंदर से आवाज निकल रही है ना। वो तो बस अपनी मस्ती में उसको अपने मूवमेंट कर रहा है अपने हाथों की खिलौनों को हाथ में लेकर, लेकिन उस टॉय में से आवाज आ रही है ना दबाने से, तो आवाज ऑटोमेटिकली आ रही है। तो यहाँ पर बाई चांस डिस्कवर हो रहा है, ओके, ना कि वो खुद से कर रहा है, मतलब वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, बाई चांस हो रहा है। तो लॉजिक लगा रहा है यहाँ पर। 4 से 8 महीने का बच्चा होगा पार्शियल कॉन्सियलेट होगा। ओके, अभी आंशिक ही यहाँ पर उनका जो खुद का जो दिमाग लगाएगा वो थोड़ा सा ही लगाएगा यहाँ पर। उसके बाद ही 8 से 12 महीने का बच्चा हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन अंडरस्टैंड स्कीमा। अब स्कीमा को अंडरस्टैंड करना सीखेगा थोड़ा थोड़ा सा। स्कीमा क्या है आगे मैं बताती हूँ आपको। जो चीज, जो नॉलेज आपके पास पहले होता है ना उसी के बेस पे आप किसी चीज को देखने की कोशिश करते हो तो उसको स्कीमा बन, उस चीज को मतलब जो पहले आपने देखी हुई ना उस चीज को अपने दिमाग में एक इमेज की तरह रखते हो
उसको स्कीमा बोलते हैं। ओके, आगे आएगा। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन का कोऑर्डिनेशन करेगा वो। सेकेंडरी रिएक्शन जो वो कर रहा था ना, जैसे कि टॉयज को दबा के आवाज आ रही थी, तो उन सब चीजों को वो कोऑर्डिनेट करेगा, इकट्ठा करने का, एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। अब वो गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। अब क्या करेगा, गोल ओरिएंटेड हो जाएगा, नॉट बाई चांस। अब वो बाई चांस नहीं, अब वो सच में उसको पता है कि हाँ अब ये टॉयज है, उसको मैं दबाऊंगा तो आवाज आएगी। अब उसको पता है, गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। कोई भी काम करेगा तो गोल, उसको गोल के हिसाब से करेगा, बाय चांस नहीं करेगा। ओके, इमिटेटिंग करेगा, नकल करेगा भाई, है ना। हम बोलेंगे बेटा बताओ तो तुम्हारे दादा कैसे चलते, तो चलकर दिखाएगा, है ना, वो चलकर दिखाए। हम बोलेंगे मम्मी कैसे डांटती है, तो डांट के दिखाएंगे, वो एक्शन करेगा, उसकी नकल करेगा। 8 से 12 मिनट का जो बच्चा होगा, ए नॉट बी एरर, यहाँ पर ये ना मतलब कि एरर बहुत कम करेगा, मतलब एरर तो करेगा लेकिन कम करेगा। ओके, चलो। फिर सेंसरी मोटर में 12 से 18 महीने का बच्चा, 1.5 साल तक, 1 साल से लेकर 1.5 साल का बच्चा है, तो टैट्रियर सर्कुलर, अब ये तृतीय सर्कुलर रिएक्शन में आ जाएगा। टैट्रियरिटी सॉरी टैट्रियरी सर्कुलर रिएक्शन आपको पूछा जाता है कि भाई ये टैट्रियरी सर्कुलेशन जो है, सर्कुलर रिएक्शन है, वो किस पीरियड टाइम में होता है या किस स्टेज में होता है। पीरियड टाइम पूछे तो 12 से लेकर 18 मंथ लिख देना, और स्टेजेस पूछे तो सेंसरी मोटर में होता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक समझेगा कि हाँ ये चीज है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चीज है इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझने की कोशिश करेगा। डिफरेंट डिफरेंट वे यूजेस करेगा, अलग अलग तरीका यूज करेगा। ट्रायल एरर एक्सप्लोरेटरी स्कीम्स का यूज करेगा, मतलब ट्रायल करेगा, भूल करेगा और गलती करेगा, उसको सुधारेगा। जैसे चलना सीखता है तो चलते चलते गिर जाता है, दोबारा से उठता है, चल फिर से गिरता है, फिर से उठता है, तो वहां पर उसको पता चल जाता है कि भाई मैं क्यों गिर रहा हूँ, है ना। ट्रायल एरर की मदद से वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेटरी करेगा। एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करेगा। वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब स्वैच्छिक, अब खुद से ही कुछ करेगा। ओके, इमिटेशन कर रहा है तो खुद से इमिटेशन। अब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा बताओ तो दादा कैसे चलते हैं, मम्मी कैसे डांट लगाती है, ये अब आपको नहीं बोलना पड़ेगा, हाँ वो खुद से करेगा वो। ओके, फिर 18 से 24 महीने का बच्चा आ जाता है, मतलब 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का बच्चा आ जाता है, तो अर्ली प्रेजेंटेशनल थॉट आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, थॉट भी आ जाएगा कि जो जिसको प्रस्तुत कर सकता है। इंसाइट लर्निंग आ जाएगी। इंसाइट लर्निंग का मतलब अचानक से जो दिमाग में आ जाता है ना, तो वैसे इंसाइट लर्निंग उसके दिमाग में आती रहेगी। क्रिएटिविटी, वो सृजनात्मकता उसके अंदर आती जाएगी। इंटरलाइजेशनल ऑफ स्कीमा, स्कीमा का क्या करेगा, इंटरलाइजेशनल करेगा। ओके, फिर सिंबॉलिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका सिंबॉलिक करेगा। एक्सपेरिमेंट मेंटली तरीके से प्रयोग करेगा, मानसिक रूप से। टिफर इमिटेशन, अलग अलग इमिटेशन का यूज करेगा। और फिर 18 से 24 महीने का जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेगा। और बिहेवियरल स्कीम्स जो है, ओवर्ट एक्शन जिनको बोलते हैं वो भी वो करेगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ आया। किसी को ऐसा है कि किसी को कुछ समझ ना आया हो बता दो, अगर ना आया हो बता दो। पहला स्टेज समझ आया सबको, समझ आया है तो पहला स्टेज 1 लिख दीजिए। ये ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। देखो, वस्तु स्थायित्व। अब देखो, ये एक चीज मैंने आपको आगे बताना भूल गई, यहाँ पर ये वस्तु स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो आपको पूछा जाता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो है वो किस स्टेज में होता है, तो सेंसरी मोटर में होता है। और उसका पीरियड टाइम पूछे तो 18 से लेकर 24 मंथ का जो बच्चा है उसके अंदर ये काम हो जाएगा। अब वस्तु स्थायित्व का स्थायित्व प्राप्त करने का मतलब क्या है, देखो हम मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बात की थी कि नो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, मैं कहाँ पर बात की थी आपको, जस्ट वेट, ब्लैंकेट,
अच्छा, यहाँ पर बात नहीं की थी। हाँ, यहाँ पर देखो, 1 से 4 महीने का जो बच्चा है, नो नो सर्च ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सर्च नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अगर देखो 1 से 4 महीने का बच्चा है ना, मैं यहाँ पर समझाती हूँ। 1 से 4 मंथ का जो बच्चा है, मान लो कि उसके सामने कोई चीज है, वो कोई खिलौना खेल रहा है ना? अब उसका जो खिलौना है ना, उस खिलौने को अगर आप ले लेते हो, वो ले लेते हो और आप बोलते हैं कि ये कौवा आया ले गया। हमारे गुजरात में तो यही बोलते हैं, ये कौवा आया ले गया। चाहे कौवा भले ही ले गया हो ना ले गया हो, है ना? तो बोलते हैं कि कौवा आया और वो ले गया। तो बच्चा क्या समझता है? सच में कौवा आया होगा, ले गया। चीज उसको दिख नहीं रही है ना? यहाँ पर वो चीज को दिख नहीं, वो सर्च नहीं करता। नो सर्च ऑब्जेक्ट। ओके, चीजों को वो, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर ना वो खिलौनों को खोजने की कोशिश नहीं करेगा। उसको, उसके पास से जो भी चीज आपने ले ली और छुपा ली, उसके सामने ही छुपा ली, लेकिन फिर भी वो खोजने की कोशिश नहीं करेगा। उसको लगेगा हाँ चीज गायब हो गई, है ना? तो यहाँ पर वो सर्च नहीं करता है। लेकिन जब वो 18 से 24 मंथ का होता है ना, 18 से 24 मंथ का होता है, तब वो क्या करेगा? तब आप उसका खिलौना जो है ना, वो अगर ले लोगे ना और उसको कहीं पर भी छुपा लोगे ना, तो वो ढूंढेगा, उसको ढूंढेगा और उसको ढूंढ कर लगा देगा आपको, है ना? फिर वो कौवे वाली बात नहीं चलेगी, हाँ कौवा ले गया, ऐसी बात नहीं चलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? परमानेंस हो जाता है। मतलब अब उसको पता चल रहा है, उसका वस्तु का स्थायित्व प्राप्त हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर उसने वस्तु को छिपाया गया है, वो खोज के आपके सामने लेकर आएगा, है ना? तो ये आपको पूछा जाता है। तो सेंसरी मोटर में ही ये चीज होती है। और अगर पीरियड टाइम पूछते हैं, तो पीरियड टाइम में अगर 0 to 2 इयर्स का लिखा है, तो आपको 0 to 2 इयर्स लिखना है। अगर आपको स्पेसिफिक ऐसे ही दिया है, तो 18 से 24 मंथ का जो बच्चा होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर ओवर एक्शन होगा, जो भी बिहेवियर है उसका, उसकी वो योजनाएं बनाएगा। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। दूसरा स्टेज था हमारा पी, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना? अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व क्रियात्मक स्तर। अब ये कितने टाइम है? 2 से 7 साल तक चलता है। अब यहाँ पर क्या होगा? थॉट को सिंबॉलिक करेगा बच्चा, ईगो सेंट्रिज्म होगा, अपने पर्सपेक्टिव को ही समझेगा। वो यही सोचेगा जो मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ वही सही है ना? आप कह कहोगे तो उससे मानेगा नहीं, वो खुद से जो कर रहा है वही सच समझेगा, है ना? और उसी पर फोकस करता है। अब यहाँ पर बच्चों का चिंतन जो होता है वो सिस्टमेटिक हो जाएगा। पहले स्टेज के अंदर क्या था? बस ऐसे ही लॉजिक लगा था, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या करेगा? सिस्टमेटिक रूप से लॉजिक लगाएगा। ओके, या सॉरी, बच्चों का चिंतन सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अभी भी नहीं होता है, पहले स्टेज में भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं होता है। ओके, आगे जाके ये जो पॉइंट है ना, वो आगे जाके क्लियर होता है आगे वाले स्टेज में। तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई किस स्टेज में कौन सी चीजें नहीं होती है और किस स्टेज में होती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। प्रीटेंड प्ले, घर घर खेलते हैं, शक्तिमान मध्य शक्तिमान, आप लोगों ने भी खेला होगा, है ना? गोल गोल घूम घूम के बोलेंगे शक्तिमान। घर घर भी खेलते होंगे, मम्मी पापा बने होंगे, भाई बहन बने होंगे, और मम्मी पापा की नकल करते हैं, दादा दादी की नकल करते, घर घर खेलते खेलते। तो ये घर घर खेलने वाली चीज है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में। प्रीटेंड प्ले जो होता है वो कौन से स्टेज में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ओके, 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, वो इस तरह की काम करते हैं। उनमें पलटाव का गुण नहीं होता भाई, रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है। अगर मैं बोल दूं कि 1 रुपये जो है उसके बराबर 100 पैसे है, मैंने बच्चों को ये समझाया कि बेटा 1 रुपये के बराबर 100 पैसे होते हैं। अब मैं उनको बोलूंगी 100 पैसे के बराबर कितने रुपए होंगे, तो वो नहीं बता पाएगा, है ना? वो नहीं बता पाएगा, यानी कि रिवर्सिबिलिटी नहीं है। उल्टा उल्टा वो नहीं बता सकेगा, सीधा बताया तो फिर उल्टा नहीं बताएगा। जैसे कि हमने 1 to 10 सिखा दिया, लेकिन फिर 10 से 1 वो नहीं बता पाएगा, है ना? ये नहीं बता पाएगा, ये तो सीख जाएगा लेकिन ये नहीं बता पाएगा।
ओके। तो रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है, वो आगे जाके नेक्स्ट स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कि कंजर्वेशन कंजर्वेशन का जो होता है वो कहाँ पर आपको दिखने को मिलता है, कहाँ पर नहीं दिखने को मिलता कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन आपको प्री ऑपरेशनल में नहीं देखने को मिलता। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर आपको पैराग्राफ में दिया था, वो क्ले की जो क्या है, मिट्टी के बर्तन वाले, मिट्टी का गोला, मिट्टी के गोले में गोला बनाया हुआ था, चिकनी मिट्टी का है। तो उनमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया था, पहले तो दो सेम आकार के गेंद उनको दिखाए, तो बच्चों ने बोला कि सेम आकार के। फिर बच्चों को एक का आकार ऐसे ही रखा, दूसरे का ऐसे चपटा कर दिया, और फिर बोला कि यहाँ पर इनमें से किसमें चिकनी मिट्टी ज्यादा होगी। अब देखो है तो इतनी ही, ये वाला गोला था उसको चिपटा कर दिया, बस इतना ही किया है, और कुछ नहीं किया। फिर भी बच्चों ने क्या बताया कि ये चिपटे वाले हैं, उसमें मिट्टी ज्यादा होगी। तो ये क्या है? कंजर्वेशन। ओके, ये कंजर्वेशन। तो ये गुण इनमें नहीं होता है कि भाई हाँ हमने एक ही जो चीज है उसी में से हमने सिर्फ उसका आकार चेंज किया है, तो वो बता नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर कंजर्वेशन प्रॉब्लम होगी। सेंट्रेशन भी बोलते हैं उसको। ओके, कंजर्वेशन प्रॉब्लम, सेंट्रेशन, सेंटर पे नहीं आ पाएगा। अब देखो दो अलग अलग आकार के बर्तन में समान मात्रा में अगर हम दूध डालकर पूछा जाए कि किसमें ज्यादा है, तो बच्चा बड़े वाले बर्तन में रहे दूध को ही ज्यादा बताएगा, है ना। अगर एक छोटा वाला बर्तन, मान लीजिए एक ग्लास है और एक मान लीजिए एक बाउल है, बाउल में और ग्लास में दूध लिया, सेम दूध लिया आपने, है ना, एक एक कप दोनों में डाले, और फिर बच्चों को बताते हैं कि बताओ बच्चे इनमें से किसमें दूध ज्यादा है, तो बाउल वाले का ज्यादा बताएंगे। है तो दोनों में सेम दूध है, दूध की मात्रा तो सेम है, फिर भी वो बर्तन के आकार के हिसाब से बताएंगे कि ये बर्तन बड़ा वाला है ना, इसलिए इसमें ज्यादा दूध होगा, है। तो ये कंजर्वेशन प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम कब दूर होगी? नेक्स्ट स्टेज में दूर हो जाएगी। डिसेंट्रेशन होता है, मतलब सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको पता नहीं चलता सेंटर में क्या है। और रिवर्सिबिलिटी मैंने बताया, उल्टापन, उल्टा पलटाव जो है उनको नहीं पता चलता। 1 से लेकर 10 तो सीख जाएगा, लेकिन 10 से 1 पे आना होगा तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। फिर यहाँ पर भी आपके देखो दो स्टेज बनते हैं। पहले जो आपका पहला स्टेज था आपका सेंसरी मोटर, उसमें भी 4 स्टेप हमने देखे थे। यहाँ पर ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप है आपका 2 से 4 साल का होता है। यहाँ पर सिंबॉलिक फंक्शन होते हैं, इगोस्टिक होता है बच्चा, एनिमिज्म यानी कि अपने फन को मतलब अपने हाथ को फन बनाकर फन करता है ना, उसको एनिमिज्म बोलते हैं। निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मान लेता है, मतलब कि अपने हाथ को भी वो फन मान लेता है। या कोई ऐसी चीज है, मान लो कि आपने मान लीजिए कोई रबड़ का घोड़ा लेकर दे दिया, बड़ा वाला होता है ना, जिनमें हवा भर के लाते हैं, तो वो ना उस घोड़े को भी सच्चा घोड़ा मान के उस पर बैठ के चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, ऐसे करता है। मतलब वो निर्जीव चीजों को भी जीवित मान लेता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। इगोस्टिक होता है, एनिमिज्म होता है, ये सारे वर्ड्स है ना, उसको याद रखना है। 4 से लेकर 7 साल के बच्चा हो जाता है तब इंट्यूटिव थॉट उसके अंदर आने लगते हैं, अंदर से थॉट उसको आने लगते हैं, लेस इगोस्टिक होने लगता है। जहां पर वो 2 से 4 साल में इगोस्टिक था ना, उसको हम बोलते हैं कि बेटा ये काम करो, तो नहीं करेगा, वो खुद से ही अपने हिसाब से ही काम करेगा। हम 2 से 4 साल के बच्चे को देखो जिद्दी बहुत होते, तो वो जिद्दी इगोस्टिक की वजह से होता है। फिर 4 से 7 साल का बच्चा होता है ना, तो इतना ईगो उसके अंदर नहीं आता है, फिर हमारी बात धीरे धीरे मानने लगता है ना, तो लेस इगोस्टिक हो जाता है। रियलिटी डिस्टिंक्शन उसके अंदर आ जाता है। अपीयरेंस इनकेपेबल आ जाता है। ओके, मतलब अब रियल की वर्ड आता है। अब वो ना वो चल मेरे घोड़े टिक टिक वाले निर्जीव चीजों में से जीवित को मानता है, वैसे नहीं होगा, अब रियलिटी पे आ जा रहा है। यस पुनीता, मैं गुजरात से हूँ। ओके, तो ये ना क्या होगा, रियलिटी की ओर जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेज। अब देखो दूसरे स्टेज के बाद में यहाँ पर आपको स्कीमा के बारे में बताना चाहूंगी। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है ना वो आपकी कॉग्निटिव या मेंटल स्ट्रक्चर होता है। आपको पूछा जाता है कि स्कीमा क्या होता है।
खास करके पेपर 1 में पूछा जाता है कि स्कीमा क्या है। तो स्कीमा है आपका कॉग्निटिव या तो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो पिछले अनुभवों के आधार पर बनती है। आपके जो पिछले पास्ट जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसके आधार पर बनती है। और अवधारणा को, इस अवधारणा को, जी स्कीमा है ना, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार 1932 में सॉरी, गुजराती बोल लेती हूँ, ओके, माफ करना मेरी गुजराती हिंदी को। 1932 में फ्रेडरिक बार्टलेट द्वारा वर्णित किया गया था। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है साइकोलॉजी के अंदर, है ना, और पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। और पियाजे ने इस शब्द को अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शामिल किया था। ओके, ये जो स्कीमा शब्द है ना, उसको पियाजे ने क्या किया था, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के अंदर शामिल किया था। मानसिक प्रक्रियाओं का जनरलाइजेशन करना, बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती है, तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। जो नॉलेज आपके पास है उसी के बेस पे आप किसी एक के प्रति एक धारणा बना लेते हैं, तो उसको स्कीमा कहते हैं। देखो, जैसे कि मान लो कि आप जब छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने ना मान लीजिए कि कहीं पर भी आपने देख लिया क्या, चलो जैसे ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपने देखा होगा, टाइम जैसे देखेंगे। हाँ चलो, अगर आपको आपके पास सब छोटे होंगे तब मोर, मोर आपने देखा होगा, है ना, मोर यानी कि पीकॉक जिसको बोलते हैं, तो पीकॉक आपने देखा होगा, साथ ही साथ मोरनी भी आपने देखी होगी, है ना। अब क्या होगा, आप मोर को देखते हैं तब भी मोर बोलते हैं, ये आपके पास नॉलेज था, आपके पापा ने, आपके दादा ने, जो जिसने भी बोला होगा कि बेटा ये मोर है ना। और मोरनी भी मोर के जैसे ही दिखती है। वैसे उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि मोर के पंख नहीं, पंख होते हैं, मोरनी के इतने नहीं होते हैं ना, छोटे छोटे पंख होते हैं, लेकिन छोटे मतलब वो उसके जो छोटे छोटे पंख होते हैं ना, उसकी बात है, ओके, बड़े वाले उड़ने वाले पंख की बात नहीं करे, पीछे उसके जो होते हैं ना उसकी बात कर, क्या बोलते हैं, पिंची, पिंच, पिंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेदर, हाँ फेदर। मोर के फेदर होते हैं, बड़े होते हैं, मोरनी के फेदर होते हैं, वो छोटे होते हैं ना। लेकिन हमें उस टाइम पे उसका डिफरेंस नहीं पता है, तो हमारे पास नॉलेज मोर का है ना, तो हम जैसे ही मोरनी को देखेंगे तो बोलेंगे ये मोर है, मोर है, मोर है। तो ये क्या है, स्कीमा, दिस इज स्कीमा, समझ रहे हैं ना, दिस इज स्कीमा, कि आपके पास मोर का नॉलेज था और मोरनी को देखकर आपने मोरनी को भी मोर बोल दिया, तो दिस इज स्कीमा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि कौवे को देखकर बच्चा अपने पापा से पूछता है कि ये क्या है, तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये कौवा है। दूसरे दिन बच्चा कबूतर को देखता है और उसे कौवा कहने लगता है, उसको लगता है कौवा भी इतना बड़ा था, है ना, उसके भी पैर, पंख थे, उसके भी पैर थे। तो उसको कलर उसने नहीं देखा कि कौवे और कबूतर का कलर अलग अलग है ना, उसने तो बस कबूतर के जैसा आकार देखा, कौवे के जैसा आकार देखा, कबूतर का बोल दिया कबूतर, है ना। तो यहाँ कबूतर को कौवा के रूप में देखना, वो प्रक्रिया है स्कीमा, दिस इज स्कीमा, है ना। अब देखो, पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्कीमास। स्कीमा का डेवलपमेंट ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि भाई पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि स्कीमा का जो डेवलपमेंट होता है वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ओके, तो हो गया स्कीमा। उसके बाद आते हैं एडोप्टेशन। अब एडोप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट होना, अनुकूलन, है ना। तो यहाँ पर अनुकूलन नई जानकारी और अनुभवों को समायोजित करने की क्षमता है। आपको ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके, थियरी के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी पूछा जाता है, पेपर 1 में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, एडेप्टेशन क्या है, नई जो न्यू इंफॉर्मेशन है और जो आपके पास का जो एक्सपीरियंस है, न्यू इंफॉर्मेशन और आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो ध्यान रखिए, न्यू इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्या होगा, एडेप्टेशन। इन दोनों का एडजस्टमेंट करते हो, इन दोनों का क्या करते हो, एडजस्ट करते हैं इन दोनों को, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। तो आपको पूछा जाता है
सीखना अनिवार्य रूप से हमारे लगातार बदलते परिवेश के अनुकूल है। अनुकूलन के माध्यम से हम नए व्यवहारों को अपनाने में सक्षम होते हैं, जो हमें परिवर्तन का सामना करने की अनुमति देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कौवा था, कौवे का नॉलेज था, वो एक्सपीरियंस था, और कबूतर जो है वो आपका न्यू इंफॉर्मेशन है। अब अपना कौवे और कबूतर दोनों के बीच का डिफरेंस समझ के उसको एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये काला है, कौवा है, और ये जो अलग रंग का है, ग्रे रंग का है, तो वो क्या है, कबूतर है। तो वैसे एडजस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। ओके। अब पियाजे ने तर्क दिया कि अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से कॉग्निटिव और इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। एडेप्टेशन के माध्यम से ही क्या होता है, एडेप्टेशन की जो प्रोसेस होती है ना, उसी के माध्यम से कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चा दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर सीखता है। मतलब अब बच्चे को पता चल गया ये कौवा है, ये कबूतर है ना। वे आत्मसात आवाज और संतुलन के माध्यम से ऐसा करते हैं। वो ना क्या करते हैं यहाँ पर, किसके माध्यम से, तो एडेप्टेशन के अंदर ही आते हैं असिमिलेशन, अकमेंडेशन और इक्विलिब्रेशन। ये तीन स्टेजेस पे से गुजरते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो असिमिलेशन, अकमेंडेशन एंड इक्विलिब्रेशन जो है वो एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है। एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये तीन टर्म्स आते हैं, तो ध्यान रखना है ये तीन टर्म्स को। ओके, चलो अब असिमिलेशन क्या होता है, तो असिमिलेशन का मतलब होता है कि ये अडॉप्टेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए ज्ञान को पहले से मौजूद स्कीमा में लिया जाता है। यानी कि जो आपके पास पहले मौजूद स्कीमा क्या थी, कौवे वाला एग्जाम्पल अगर लेकर चलते हैं तो कौवे का नॉलेज आपके पास था, है ना, और उसके द्वारा नए ज्ञान, नया ज्ञान कौन सा है, कबूतर। यानी कि कबूतर को देखकर आपने कौवा समझा तो उसको बोला जाता है असिमिलेशन। समझ आ रहा है ना। मोरनी को देखकर अब उसको मोर बोलते हो तो उसको बोला जाता है असिमिलेशन। अगर कुत्ते और फॉक्स जो होता है ना, तो कुत्ता और फॉक्स दोनों ही एक जैसा दिखता है, तो हम कुत्ते को सॉरी फॉक्स को देखकर हम बोलते हैं कि हाँ ये कुत्ता है, तो फॉक्स को देखकर कुत्ता कुत्ता समझना, उसको बोलते हैं असिमिलेशन। सीता गीता दोनों ही सेम दिख रही है, सीता गीता दोनों ही सेम दिख रही है, गीता को देखकर सीता को समझना मतलब असिमिलेशन। सिंपल सी बात है ना। चलो उसके बाद है अकमेंडेशन। अकमेंडेशन का मतलब होता है आवास। अब ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन में फिट होने के लिए पहले से जो आपके पास नॉलेज है ना उसको बदल दिया जाता है। देखो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर ये जो था न्यू नॉलेज वाला प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ है ना, तो यहाँ पर ये चीजें आपको पूछी जाती, तो ये टर्म्स थोड़े से याद रखना। न्यू नॉलेज के साथ आप प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को ऐड कर रहे हो, है ना, तो उसको क्या किया जाता है, असिमिलेशन कहा जाता है। अकमेंडेशन के अंदर क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है ना, उसको हम बदल रहे हैं न्यू इंफॉर्मेशन में फिट करने के लिए। ओके, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेंज कर रहे हैं, किस लिए, न्यू इंफॉर्मेशन में फिट होने के लिए, है ना, फिट होने के लिए उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है कमेंडेशन। जैसे कि अब कबूतर को कौवे की जगह कबूतर समझना, समझ आया ना। तो कबूतर हमारा न्यू इंफॉर्मेशन था, है ना, कबूतर हमारा क्या था, न्यू इंफॉर्मेशन था। कौवा हमारा क्या था, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज था, है ना। अब उसकी जगह पर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की जगह पर न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना, न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना, यानी कि कौवे की जगह कबूतर को कबूतर ही समझना, न्यू इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन में ही फिट करना, उसको बोला जाता है अकमेंडेशन। कबूतर को कौवे की जगह कबूतर ही समझना, उसको बोलते हैं अकमेंडेशन। ओके, समझ आ रहा है ना, सो नहीं रहे ना सब बच्चे। इक्विलिब्रेशन, अब इक्विलिब्रेशन क्या है,
यहाँ पर दो टर्म्स देखने को मिलेगी, इक्विलिब्रेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन। तो यहाँ पर देखो इक्विलिब्रेशन में अगर हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, ओल्ड इंफॉर्मेशन है और न्यू इंफॉर्मेशन है, उनको बैलेंस करेंगे। ओल्ड इंफॉर्मेशन को ओल्ड मतलब कि जो पुराने वाली इंफॉर्मेशन है एंड न्यू इंफॉर्मेशन है, उनको बैलेंस करके चलेंगे, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना है, ओल्ड इंफॉर्मेशन को एंड न्यू इंफॉर्मेशन को। ओके, थॉट प्रोसेस एंड एनवायरमेंट नो गैप। यहाँ पर जो आपकी थॉट की प्रोसेस है और आपको एनवायरमेंट जो है उसके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा। ओके, स्टेज नोट लॉन्ग कंपैरिजन इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके, ये जो स्टेज होता है वो लॉन्ग कंपैरिजन मतलब इक्विलिब्रियम का स्टेज नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखो डिसइक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, ओल्ड इंफॉर्मेशन एंड न्यू इंफॉर्मेशन के बीच में इम्बैलेंस होगा। और यहाँ पर क्या होगा, थॉट प्रोसेस एंड एनवायरमेंट में गैप आएगा। ओके, मतलब कि आपकी जो सोच है और आपको एनवायरमेंट में से जो न्यू इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। जैसे कि कौवे को देखकर आपने कबूतर समझा तो वो डिसइक्विलिब्रियम है। ओके, और अगर आपने कौवे को देखकर कौवा और कबूतर को देखकर कबूतर बोला तो वो बैलेंस कर दिया आपने ओल्ड इंफॉर्मेशन एंड न्यू इंफॉर्मेशन में। इक्विलिब्रिएशन जो है वो पियाजे के द्वारा ये कॉन्सेप्ट विकसित किया गया था जो पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी के संज्ञानात्मक संतुलन का वर्णन करते हैं। जैसे बच्चा कौवा और कबूतर के बीच डिफरेंस समझता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रिएशन जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस होती है, चेंज होती रहती है, डायनेमिक गति करती रहती है ना, इसलिए ये असंगति को कम कर सकती है। मतलब डिसोनेंस है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम फटाफट से देख लेंगे। हमने एडेप्टेशन देखो किस में देखा, प्री ऑपरेशनल स्टेज नंबर 2 में देखा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की प्रोसेस के अंदर हमने 3 टर्म्स देखा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, है ना। असिमिलेशन का मतलब क्या था कि जो न्यू आइडियाज है, एक्सपीरियंस है ना, तो उनको क्या करोगे आप, उनको एडजस्ट करोगे। न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस को या न्यू आइडियाज को न्यू इंफॉर्मेशन में बोलेंगे, है ना, न्यू इंफॉर्मेशन में बोलेंगे। यानी कि न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू आइडियाज को एक्सपीरियंस के साथ एडजस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे असिमिलेशन। कबूतर को देखकर कौवा समझना, उसको बोलेंगे असिमिलेशन। ओके ओके, एक सेकंड, न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस को क्या करोगे, एक्सपीरियंस को उसके अंदर ऐड करोगे, न्यू आइडियाज में न्यू आइडियाज को एक्सपीरियंस में ऐड करोगे। ओके, ध्यान रखिएगा, नए विचारों और अनुभवों का समावेश करते जो हमारे पास जो स्कीमा है ना उसके अंदर। ओके, और फिर अकोमोडेशन के अंदर क्या होगा, तो मौजूदा स्कीमा का संशोधन है, जो नई और पुरानी जानकारी बीच विसंगतियों को दूर करना। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन और जो आपकी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है उनके बीच का गैप समझोगे, उनके बीच का डिफरेंस समझोगे, है ना। तो यहाँ पर अब कबूतर को कौवे की जगह कबूतर ही समझ रहे हैं तो वो अकोमोडेशन हो गया। इक्विलिब्रेशन में क्या होगा, दोनों के बीच में जो संतुलन बना है ना, न्यू इन्फॉर्मेशन और ओल्ड इन्फॉर्मेशन में, यानी कि डिफरेंस आपको समझ रहे हैं, है ना, डिफरेंस समझ रहे हैं कि कौवा कैसा होता है, कबूतर कैसा होता है, उनका डिफरेंस जो समझ रहा है उसको इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। बैलेंस बना लिया आपने, है ना, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ओके, चलो अब आते हैं स्टेज नंबर 3 पे। कॉन्क्रीट स्टेज आता है 7 से 12 साल या 11 साल आपको दिया होता है तो 11 या 12 आप लिख सकते हो, और ये लॉजिकल थॉट होगा। अब यहाँ पर लॉजिकल थॉट आ जाएगा, जो आपके स्टेज नंबर 2 में था ना कि वो लॉजिकल सिस्टमैटिक रूप से लॉजिक नहीं लगाता था, अब बच्चा क्या करेगा, सिस्टमैटिक रूप से लॉजिक लगाएगा। कॉग्निटिव ऑपरेशंस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर संज्ञानात्मक क्रियात्मक वो आ जाएगा। ओके, मतलब अब उसकी संज्ञानात्मक क्रिया के रूप में आ जाएगी। अब वो कंजर्वेशन को सॉल्व कर पाएगा। कंजर्वेशन मतलब पलटाव,
जो उल्टा करता था ना, मतलब 1 से 10 तक तो बोल सकता था, लेकिन 10 से 1 नहीं बोल पाता था, है ना? कौन से दूसरे स्टेज में, तो वो अब 10 से लेकर 1 में भी बोलेगा, दोनों में। तो यहाँ पर तीसरे स्टेज में आके दूसरे स्टेज की जो कमी थी वो कंप्लीट हो गई। डिसेंट्रेशन जो है वो भी उसका खत्म हो गया, है ना? और रिवर्सिबिलिटी, जो ये प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी रिवर्सिबिलिटी की, यानी कि 1 रुपये है तो उसको 100 पैसे में उसने कन्वर्ट किया, है ना? और 100 पैसों में से वो क्या करेगा, 1 रुपये में कन्वर्ट कर सकेगा। तो ये है आपका रिवर्सिबिलिटी। ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। लॉजिकल मैथमेटिकल स्टेज पे आ जाएगा ये। तो आपको पूछा जा सकता है कि बच्चा जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग लॉजिकल मैथमेटिकल स्टेज में कब आता है, तो कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाता है। 3rd नंबर का स्टेज है, 7 से 12 साल का बच्चा होता है तब कब आते हैं। पलटाव का गुण आ जाता है, ये तो मैंने बता दिया। क्लासिफिकेशन कर सकेगा, उसके रिलेशनशिप को समझने की क्षमता भी प्राप्त कर लेगा, कि अब उसके लोगों के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है वो भी अब समझने लगेगा। ओके, किसी चीजों को कैटेगरी में रखने का वो कोशिश करे, जैसे आकार के हिसाब से, फल के हिसाब से, फूल के हिसाब से, प्राणी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करना सीखेगा। ठोस वस्तु यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, बता सकते हैं, वैसे सब वस्तुओं को समझेगा, है ना? उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। हॉरिजॉन्टल डिकेलेज इनेबिलिटी सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम। अब देखो ये ना मतलब वो हॉरिजॉन्टल रूप में जो सिमिलर प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कर पाएगा। जैसे कि मान लो हमने लिखा 3 + 4 तो उसने बता दिया 7, है ना? अब मैं इसको देखो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिकेलेज, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा 3 + 4 तो वो बता देगा 7, लेकिन जैसे मैं ये बताऊंगी 3 + 4 तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, हॉरिजॉन्टल बेस पे नहीं कर पाए। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसे सीधी रेखा में, है ना? और ऐसे अगर वर्टिकल में है तो वो सॉल्व कर पाएगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाएगा। अगर मैंने दो शब्द यहाँ पर 3 + 7 दिया, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा है 8 + 3 तो वो 11 कर देगा, लेकिन यही चीज मैं 8 + 3 + 5 करूंगी तो वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी 8 + 3 + 5 करूंगी तब भी वो नहीं कर पाएगा। समझ आया ना? तो ये उसको अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो आगे वाले स्टेज में 4th नंबर का जो स्टेज है वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, मेंटली अरेंज कर पाएगा। ओके, ट्रांसिटिविटी होगी उसके अंदर, जैसे कि ट्रांसिटिविटी का मतलब क्या है, माया जो है विवाह से बड़ी है ना? विवाह जो है नम्या से बड़ी है, देन इसीलिए माया जो है वो नम्या से बड़ी है। ऐसे ट्रांसिटिविटी उसके अंदर आ जाएगी। अब आते हैं 4th नंबर के स्टेज पे। 4th नंबर का स्टेज क्या है, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोला जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है, या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना? या आप एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चा 11 या 12 साल का हो जाएगा, है ना? उससे ऊपर की जो एज चली जाएगी 11 या 12 साल से ऊपर, तब ये बच्चा कौन से 4th नंबर के स्टेज में आ जाएगा। साइंटिफिक रीजनिंग अब उसको मतलब वैज्ञानिक तर्क वो लगाने लगेगा। अब क्या करेगा, वैज्ञानिक तर्क लगाएगा। इसी को ना कम कर देती हूँ। हाँ, अब वो क्या करेगा, साइंटिफिक रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर देगा। अब वो किशोरावस्था में आ जाएगा, एडोलसेंट माना जाएगा। 13 से लेकर 17 साल की गर्ल्स और बॉयज ये इसी स्टेज का होता है। ओके, फिर एडल्टहुड में वयस्कता पुख्तावस्था की तरफ जाते हैं, ये एडल्टहुड की तरफ जाएंगे, है ना? यहाँ पर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सिस्टमेटिजेशन होगा। ओके, लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाएगी। फॉर्मल एंड टीचिंग ट्रेनिंग का इफेक्ट व्यक्ति के चिंतन पर काफी पड़ता है ना? इस अवस्था को हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को गोल्डन पीरियड माना जाता है, यानी कि सुवर्ण समय या सुवर्ण समय माना जाता है। तो एडोलसेंट का जो समय है किशोरावस्था का, उसको हम क्या बोलते हैं,
गोल्डन पीरियड बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा, अमूर्त चीजों को वो समझेगा, जो चीजें हम देख नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते, प्रूफ नहीं कर पाते, वैसी चीजों को भी वो समझने लगेगा। हाइपोथेटिकल इवेंट, काल्पनिक रूप से वो सोच सकेगा। ओके, क्योंकि काल्पनिक सोच यानी कि अमूर्त होता है, तो यहाँ पर काल्पनिक रूप से वो सोचने लगेगा। रेशनल होने तर्क करेगा, ऐसा ही नहीं बस किसी ने बोल दिया तो उसने मान लिया, वो इसके पीछे लॉजिक लगाएगा और उसके बारे में अच्छे से जानकारी पैदा करे, मतलब जानकारी प्राप्त करेगा, फिर जाके उस चीज को मानेगा। तो रीजनल उसके अंदर आ जाएगा। फिर हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग के बाद यहाँ पर आ जाएगा। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, अब उसके पास कोई चीज, कोई नॉलेज आया तो उसको वो चेक करेगा और फिर जाके वो मानेगा, है ना। डिडक्टिव में यही तो होता था, है ना। कोई हाइपोथेसिस है उसको हम चेक करते हैं, है ना, कि भाई ये सही है कि गलत है। तो हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग का यूज होगा इस स्टेज में। थियरी यहाँ पर थिंक इंडक्टिवली होगी। ओके, थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। ओके, तो ये अब थिंकिंग बेस पे आ जाता है। स्पेसिफिक टू जनरलाइज जाने की कोशिश करेगा, है ना। स्पेसिफिक टू जनरलाइज जाने की कोशिश करेगा, इंडक्टिवली भी जाएगा थियरी बेस। चलो, तो ये हो गई आपकी जीन पियाजे की पूरी थियरी मैंने आपको समझा दी। अब बताओ, थियरी समझ में आ गई? थियरी समझ आ गई तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो, थियरी समझ आ गई तो थियरी लिख दीजिए। सारे के सारे बच्चे थियरी लिख देंगे। अगर थियरी समझ आ गई तो थियरी लिख दीजिए। चलिए, थियरी समझ आ गई तो थियरी लिख दीजिए सभी बच्चे फटाफट से। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सारे बच्चे लिख देंगे। ओके, चलो वेरी गुड। तो अब जल्दी 1 सेकंड में देख लेती हूँ कि नेटवर्क का इश्यू है क्या। यहाँ पर तो क्लियर। चलो, ओके, आंसर करें सभी बच्चे। कौन सा आएगा बताओ, कहाँ पर पढ़ा था हमने? कौवे की जगह कबूतर को कौवा समझना, हवाई जहाज की जगह पर हाथी को हवाई जहाज समझना, यही वाली बात थी। हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पता है, स्कीमा वाला में, एडेप्टेशन में पढ़ा था। एडेप्टेशन में पढ़ा था, बताओ। एडेप्टेशन में किस में पढ़ा था बताओ? असिमिलेशन में पढ़ा था, कमांडेशन में पढ़ा था, या इक्विलिब्रेशन में पढ़ा था? गलत क्यों किया अंकिता बताओ? पहले में आएगा, फोर्थ नंबर का आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगा। वहीं तो बच्चा हवाई जहाज को हाथी बताता है ना। सॉरी, 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पर 1 सेकंड, हवाई जहाज हाथी प्रश्न का सही उत्तर देने वाले। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या बताया, हवाई जहाज जो है वो हाथी प्रश्न का सही उत्तर देने वाले, जो सही उत्तर जिन्होंने दिया ना, उस बच्चे की बात की है, गलत उत्तर वाले को नहीं। सही उत्तर देने वाले बच्चों की बात की। तो यहाँ पर देखो, ये वाले लॉजिक वाले क्वेश्चन आपके आते हैं ना, कि भाई अगर बादल को पानी बोला जाए, पानी को पेड़ बोला जाए, है ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर पूछा कि हवाई जहाज को अगर हाथी बोला जाए तो हाथी उड़ेगा? तो बिल्कुल ऑफकोर्स उड़ेगा। तो ये लॉजिकल बेस पे हुआ ना क्वेश्चन, ये लॉजिकल। तो लॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? फॉर्मल स्टेज में, स्टेज नंबर 4 में होता है ना, स्टेज नंबर 4 में होता है। तो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल इज द करेक्ट आंसर। समझ आया ना? देखो, हम दोबारा से एक बार पैराग्राफ में आपको ले चलते हैं, मैं आपको दोबारा से पैराग्राफ में ले चलती हूँ। देखो, पैराग्राफ में क्या पूछा है,
कि यदि किसी हवाई जहाज को हाथी कहा जाए, है ना, यहाँ पर साफ साफ बताया है कि हवाई जहाज को अगर हाथी कहते हैं तो क्या तो यह उड़ सके क्या? बिल्कुल उड़ेगा। अगर हवाई जहाज को हाथी बोलेंगे तो हाथी उड़ेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, तो ये लॉजिकल बेस्ड है। ओके ओके तो पहला प्रश्न है, उसका आंसर क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, लॉजिकल बेस पे पूछा गया है। यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चिकनी मिट्टी की गेंद वाला प्रयोग जो है वो बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता को मापता है? भाई चिकनी मिट्टी की गेंद वाला जो प्रयोग था ना, कि दो गेंद बताई, फिर एक गेंद बनाई, एक गेंद को चिपटा बना दिया, है ना, और उनको पूछा गया। तो ये जो प्रयोग है उसको ये पहले पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो समान आकार है ना, ये समान आकार बताया। और दूसरे वाले में बताया तो बोला कि इसमें ज्यादा मिट्टी है, ये बोला। तो ये जो पूरा प्रयोग है उसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलोगे, इगोसेंट्रिज्म बोलोगे, कंजर्वेशन बोलोगे, या एनिमिज्म बोलोगे? बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंकिता का आंसर बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन, पलटाव का गुण, है ना। वो पलटाव नहीं कर पाए बच्चे, मतलब कि हमने यहाँ पर दोनों चीज सेम बता दी तो उन्होंने समान बता दिया, लेकिन एक को चेंज कर दिया, यानी कि वो नहीं बता पाए, है ना। तो ये हो गया कंजर्वेशन वाला। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उपयुक्त प्रयोग से संबंधित मनोवैज्ञानिक निम्न में से कौन है? बताओ। हमारे पैराग्राफ के अंदर जिसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में प्रयोग किया गया है, तो उनसे संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक है? वाइगोत्स्की है, पियाजे है, ब्रूनर है, या फिर बांडुरा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए सभी बच्चे। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरस्वती का आंसर सबसे पहले आ रहा है, क्या बात है। अच्छा लग रहा है मुझे कि थियरी आप लोगों को समझ आ गई, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही वे में जा रहे हो। यस, तो यहाँ पर पियाजी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि वे बच्चे विकास की निम्न में से किस अवस्था में हैं जिन्होंने उत्तर दिया था कि चिपटी गेंद में अधिक चिकनी मिट्टी है? बताओ वो कौन से स्टेज में है? जिन बच्चों ने बताया कि ये जो गेंद है उनमें से चिपटी चिपटी वाली जो गेंद है ना उसमें ज्यादा मिट्टी है, तो वो किस स्टेज में आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर स्टेज, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? बताओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो, बहुत ही इजी है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ओके। मैं बोलना भूल गई, पूरी थियरी पढ़ा रही थी, सो मैं भूल गई। चलो फटाफट से आंसर करो, भी दूसरा पैराग्राफ भी करना है। अब आप लोगों की, हाँ अच्छा, मैं एक बात बता देती हूँ, आप लोगों की क्लास अब होगी 1 जून से, ओके। 1 जून से आपकी क्लास होगी, बिकॉज मैं आज अभी बस 7:30 बजे जा रही टूर पे 4 दिन के लिए, ओके। तो मैं 30 को आऊंगी और 31 को थोड़ा सा घर पे काम है ससुराल में, तो मैं यहाँ पर 1 जून से आपकी क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगी। तब तक आप पुराने वाले जो भी वीडियोस है उसको देख लेना, ओके। चलो, फोर्थ में वेरी गुड, प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो हमने पढ़ा था ये, है ना, कंजर्वेशन वाला, ओके। यस, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, अभी दूसरा पैराग्राफ है, जाना नहीं है आप लोगों को, ध्यान रखिए। यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त अध्ययन निम्न में से किस सिद्धांत को रेखांकित करता है? बताओ कौन सी थियरी को बताता है? साइकोडायनेमिक थियरी, सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, या कॉग्निटिव डायनेमिक बिहेवियर थियरी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बिल्कुल इजी है, बताओ।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकिता का आंसर आ गया, बाकी बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे कि नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए रेडी हो ना? अगर रेडी हो तो फटाफट से रेडी लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए रेडी हो तो रेडी लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा पैराग्राफ। ये तो मैं आप लोगों को जीन पियाजे की थियरी आपको बताना चाहती थी, इसी वजह से थोड़ा सा हमारा जो वीडियो है वो क्लास है थोड़ा सा लंबा हो गया है ना। लेकिन अब सेकंड वाला पैराग्राफ है वो इतना लंबा नहीं, बस 10-15 मिनट का काम। चलो वेरी गुड। ओके, तो चलते हैं पैराग्राफ पे। चले ना पैराग्राफ पे, बता दीजिए। ओके, चलो फिर तो आ गया पैराग्राफ आपके सामने। बहुत अच्छे से पैराग्राफ को समझिएगा और फिर आंसर करना है। एक प्रयोगकर्ता ने आरोग्य पर सामाजिक सहयोग का प्रभाव देखने के लिए एक अध्ययन किया। एक एक्सपेरिमेंटर है, उन्होंने हेल्थ पे मतलब वेल बीइंग पर सामाजिक जो सोशल सपोर्ट होता है उसका प्रभाव देखने क्या मतलब इफेक्ट होता है उसको देखने के लिए उन्होंने स्टडी किया। बताओ इस लाइन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, पहले इसको क्लियर कर दीजिए मुझे। चलो यहां से क्लियर कर दो फटाफट से। बताओ यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटर है वो क्या करना चाहते हैं, वेल बीइंग पर सोशल सपोर्ट का क्या इफेक्ट होता है उसको देखना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ, डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ। फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलो चलो, रेडी रेडी, फटाफट। जो इफेक्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, और जिन पर इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। रिसर्च के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस है। ओके, हाँ तो वेल बीइंग आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेल बीइंग क्या है आपका? वेल बीइंग आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उस पर किसका इफेक्ट हो रहा है? सोशल सपोर्ट का, सोशल सपोर्ट का, है ना। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आगे चलते हैं। वह जिस विद्यालय में काम करता था उसने वहां के कुछ छात्रों को अध्ययन के लिए भर्ती किया। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया है, जिस भी स्कूल में वो काम करता था उसी स्कूल के बच्चे उन्होंने ले लिया। तो बताओ अब मुझे कि ये किस तरह का सैम्पलिंग हुआ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? कोई बताएगा मुझे, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हुआ कि नॉन प्रोबेबिलिटी? बताओ, सैम्पलिंग बताओ, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा सैम्पलिंग? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर करो भाई। उसने उसी के स्कूल के स्टूडेंट ले लिए भाई, तो प्रोबेबिलिटी होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी? फटाफट आंसर करिए सभी बच्चे। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी हुआ है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हुआ। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन में से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ये तो उसने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पर्पस के हिसाब से इसने क्या कर दिया, बच्चों को ले लिया है ना, सुविधा के अनुसार उसने ले लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ये नॉन प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी कब होता कि उसने पूरे जिले के जो बच्चे हैं उनमें से भी उसने रेंडमली सिलेक्ट किया होता। समझ आया ना, अगर वो रेंडमली सिलेक्ट करता तो प्रोबेबिलिटी हो जाता, लेकिन उसने यहाँ पर रेंडमली नहीं लिया है, उसने अपने हिसाब से यहाँ पर ले लिया है ना। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिए सभी बच्चे। अभी ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी वाला क्लियर करिए। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, ओके। वैशाली, नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, कैसे प्रोबेबिलिटी हुआ बताओ, कहाँ पर लिखा है कि रेंडमली सिलेक्ट किया था? बताओ, नॉन प्रोबेबिलिटी है, वो भी पर्पसिव है।
ओके, पर्पस सैम्पलिंग है ये, अपने पर्पस के हिसाब से उसने लिया। जैसे कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, तब मैंने बताया था कि पर्पस के अंदर क्या होता है कि जैसे कि कहीं पर भूकंप आया है और उस जगह पर मैं भूकंपग्रस्त एरिया का ही मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, है ना, तो फिर मैं वहां पे जाके रिसर्च करूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, पर्पसिव हो जाएगा, एक पर्पस के बेस पे। तो यहाँ पर उसका एक पर्पस था, है ना। तो क्या पर्पस था कि वेलबींग पर सोशल सपोर्ट का क्या इफेक्ट होता है, तो वो एक उसका क्या था भाई, पर्पस था। और उसने ऊपर से क्या कर दिया, अपने ही स्कूल के बच्चे ले लिए। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी और पर्पसिव सैंपलिंग हो गया। ओके, बाद में उसने सामाजिक सहयोग और आरोग्य के बीच के संबंध पर जेंडर की भूमिका देखने का निर्णय किया। अब ये क्या कर रहा है कि भाई ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उस पर जेंडर की क्या इफेक्ट हो रही है, उसकी क्या भूमिका है, उसको भी देखना चाहा। मतलब सोशल सपोर्ट में भी जेंडर की क्या भूमिका है। ओके, इन दोनों के बीच का जो संबंध है ना, सोशल सपोर्ट और वेलबींग, इन दोनों के संबंध पे जेंडर का क्या इफेक्ट हो रहा है, जेंडर की क्या भूमिका है, उसको भी वो देखना चाहा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर कोई जगह भी मैंने नहीं ली, चलो कोई बात नहीं। जेंडर जो होगा ना, वो जेंडर क्या हो जाएगा, आपका मॉडरेटर हो जाएगा, है ना, मॉडरेटर वेरिएबल हो जाएगा। क्यों मॉडरेटर, क्योंकि मध्यस्थी कर रहा है ना इन दोनों के बीच के संबंध में, मध्यस्थी कर रहा है, तो उसको मॉडरेटर वेरिएबल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें जिन्होंने रिसर्च की क्लास नहीं लगाई प्लीज देख लीजिएगा। ओके, अभी आपके पास 5 दिन वैसे भी है, मैं आप लोगों को तंग नहीं करने वाली 5 दिन, तो रिसर्च की सारी क्लास देख लेना। जो हमारी पेपर 1 की जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर बहुत सारे वीडियोस, आई थिंक 50+ वीडियोस है, तो उसको देख लेना ध्यान से। ओके, और यहाँ पर भी हमने कुछ क्लास लिए हुए हैं, तो उसको भी आप देख लेना। चलो, उसने उन सारे चरों को ध्यान में रखते हुए एक परिकल्पना को सूत्रबद्ध किया। अब उसने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस क्या थी कि आरोग्य और सहयोग के बीच संबंध की दृढ़ता जेंडर चर को सम्मिलित करने से परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने हाइपोथेसिस ये बना ली कि जो वेल बीइंग है और जो सोशल सपोर्ट है ना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप की दृढ़ता जेंडर के वेरिएबल को सम्मिलित करेंगे। जब हम जेंडर को सम्मिलित करते हैं तो वो परिवर्तित हो जाएगी, वो दृढ़ता चेंज हो जाएगी। ओके, ये उन्होंने परिकल्पना कर दी। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये कैसी है बताओ, नल हाइपोथेसिस है या फिर अल्टरनेटिव है, बताओ, नल है या अल्टरनेटिव है, बताओ। ये क्या है, नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलेंगे इसको। ओके, अल्टरनेटिव है या नल है, बताओ, कोई बताएगा, ये नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव है, बताओ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपकी अल्टरनेटिव पॉजिटिव वे में जा रहे हैं ना, है ना, तो डायरेक्शन बेस है, परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन कितनी पॉजिटिवली जाएगी नेगेटिवली हमें नहीं पता है। लेकिन ये क्या है, आपकी नल हाइपोथेसिस नहीं है, इतना समझ लीजिए। ओके, चेंज हो रही है, यानी कि नल हाइपोथेसिस ये बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, आंकड़ों के संग्रहण के बाद उन्होंने डाटा का कलेक्शन किया, उसके बाद स्कोर्स के सामान्य बंटन की पुष्टि की गई। मतलब ये यहाँ पर क्या किया गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंफर्म किया गया। ओके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं उसकी पुष्टि की गई। परिणाम परिकल्पना के अनुकूल नहीं आए। यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं आया, यानी कि हाइपोथेसिस में कहा गया था कि वेलबींग और जो सोशल सपोर्ट है उसके बीच जो रिलेशनशिप है उसकी दृढ़ता जेंडर को ऐड करने से परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं हुई है ना, ये चेंज नहीं हुई। मतलब हमारी हाइपोथेसिस जो है वो H1 यानी कि हाइपोथेसिस हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। ओके, ये रिजेक्ट हो गई है। ओके, अब इसके बाद आते हैं कि परिणाम परिकल्पना के अनुकूल नहीं आए। बाद में प्रयोगकर्ता ने अध्ययन के परिणाम की व्याख्या की। बस यहाँ पर इतनी ही कहानी थी। ओके, यहाँ पर इतनी ही कहानी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रयोग में किस अभिकल्प का उपयोग किया गया है? बिटवीन ग्रुप डिजाइन, फिर है आपका विथ इन ग्रुप डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन या फैक्टोरियल डिजाइन। बताओ कौन से डिजाइन का यूज किया गया है? बताओ, आंसर करो पहले नंबर के क्वेश्चन का। चलो बताओ। देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप की बात आ रही, जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? को रिलेशनल। ओके, को रिलेशनल, यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सुरेखा। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो ने, क्योंकि वहां पर हमने हम क्या रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में? वेलबींग एंड सोशल सपोर्ट के बीच में, है ना? तो उसके बीच का रिलेशन देख रहा है तो को रिलेशनल डिजाइन आएगी, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें किस तरह का सैंपलिंग यूज हुआ है? बताओ, कोटा सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग? बताओ। चलो इसका आंसर करो सभी बच्चे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना सभी बच्चे। चलो चलो आंसर करो फटाफट। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? देखो क्वार्टर सैंपलिंग है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, पर्पसिव आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, क्लस्टर आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पैराग्राफ में आपको किस तरह की सैंपलिंग की बात हुई है? नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये दो तो ऑप्शन आएंगे नहीं। अब यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन होगी। तो क्वाटा में क्या होता है? क्वाटा सैंपलिंग जो होता है ना उसमें स्ट्रेटिफाइड की तरह होता है, स्तरों में विभाजित करके हम क्या करते हैं? सैंपलिंग को लेते हैं। तो क्या पैराग्राफ में आपको बताया कि बच्चों को अलग अलग स्तरों में विभाजित करके लिया? नहीं बताया ना, तो ये कोटा सैंपलिंग नहीं है। पर्पसिव सैंपलिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी भी पुनीता आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। पर्पसिव सैंपलिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेंडर किस तरह का वेरिएबल है? बताओ, प्रेडिक्टिव वेरिएबल है, क्राइटेरियन वेरिएबल है, मेडिटेशन वेरिएबल है या मेडिएशन वेरिएबल है या मॉडरेशन वेरिएबल है? बताओ। हिंदी में मत जाइएगा, ओके, इंग्लिश में ही देखना है ऑप्शन को। मॉडरेट को क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती बोलते हैं ना, अंतर्वर्ती आई थिंक हिंदी में। चलो, तो यहाँ पर हमने आपको प्रेडिक्टिव क्या होता है बताओ। प्रेडिक्टिव जो होता है वो आपका क्या होता है? प्रेडिक्ट करता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्राइटेरियन क्या होता है बताओ? डिपेंडेंट वेरिएबल। और मीडिएशन, मीडिएशन मध्यस्थता वाला, तो वो इसको एमवी बोला जाता है। और मॉडरेशन, अब देखो आंसर क्या आएगा? मॉडरेशन आएगा। मैंने आपको मॉडरेशन की बात की थी हिंदी में, थोड़ा मैंने आपको मध्यस्थता, मध्यस्थता नहीं बट मॉडरेशन यानी कि मॉडिफाई कर रहा है। ओके, मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करता है, ओके, चेंज करता है। तो हाइपोथेसिस हमारी इसी तरीके से बनी थी ना कि भाई हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। कौन करेगा? जेंडर, है ना, जेंडर इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये मॉडरेशन, इसको आई थिंक मुझे हिंदी में लगता है अंतर्वर्ती चर ऐसा कुछ बोला जाता है। ओके, तो हिंदी में मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में मॉडरेशन वेरिएबल बोला जाता है। चलो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन क्या है? प्रयोग ने परिणाम की निम्न व्याख्या की। देखो रिजल्ट क्या मिला बताओ। रिजल्ट कैसे आप बताओगे कि ये रिजल्ट क्या है? पी की वैल्यू जो है वो आपको 0.05 से कम मिली है, पी की वैल्यू जो है वो 0.01 से कम मिली है,
पी की वैल्यू आपको 0.01 से कम मिली है, 0.001 से कम मिली है, पी की वैल्यू आपको 0.05 से ज्यादा मिली है। बताओ, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने 6 घंटे की क्लास ली है स्टेटिस्टिकल इंट्रोडक्शन में, यहाँ वहां पर मैंने आपको पी वैल्यू के बारे में समझाया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई तो साइकोलॉजी वालों को तो वो क्लास लगानी ही लगानी है, बिकॉज वहां से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। ओके, 6 घंटे की क्लास है लेकिन आपको बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पी की वैल्यू जो होती है ना, उसमें क्या होता है 0.05, यानी कि हम इसको 0.5 लिखते हैं, 0.05 लिखते हैं ना। तो अगर आपकी पी वैल्यू जो है ना, पी वैल्यू अगर 0.05 से कम है, 0.05 से अगर कम है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है ना, वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है, क्या होगी, 0.05 से ज्यादा है, तो आपकी हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली, जो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई ना। बताया गया कि परिणाम जो है वो हमें क्या बताया गया था पैराग्राफ में आते वापस, यहाँ पर देखो, परिणाम परिकल्पना के अनुकूल नहीं आए, है ना। मतलब परिणाम हाइपोथेसिस है वो आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं आया, हाइपोथेसिस जो है रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं आया था। तो अगर रिजल्ट अगर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं आता है, इसका मतलब है हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है। जब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास पी वैल्यू जो आई होगी ना, वो 0.05 से ज्यादा आई होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का भी और पैराग्राफ का भी। इस प्रयोग में किस प्रकार का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रयुक्त किया है, बताओ। कौन सा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर यूज किया है, सिंपल लिनियर रिग्रेशन, बाइसेरियल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन या लॉग लिनियर कोरिलेशन, बताओ। बताओ आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीपल रिग्रेशन होगा। क्या होगा, मल्टीपल रिग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल है। जब हम एक से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जब कोरिलेशन देखते हैं, तो हम रिग्रेशन लगा सकते हैं कि भाई ये जो उनके बीच का जो वेरिएबलों के बीच का जो संबंध है वो कितना है, उसको जानने के लिए रिग्रेशन लगाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल है। एक तो आपका वेरिएबल कौन सा था, वेलबींग था। दूसरा आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा था, सोशल सपोर्ट था। और तीसरा एक आपका मॉडरेशन वेरिएबल जो था वो कौन सा था, वो था आपका, क्या था भाई मॉडरेशन वेरिएबल, जेंडर, है ना, जेंडर। तो ये तीन है, दो से ज्यादा है आपका, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मल्टीपल रिग्रेशन लगेगा। क्या आएगा, रिग्रेशन लगेगा। ओके, वो भी कौन सा, मल्टीपल रिग्रेशन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। तो सेकंड इज द, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नहीं आएगा वैशाली, क्यों फर्स्ट किया बताओ वैशाली। थर्ड आएगा, मल्टीपल रिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्यारी प्यारी कमेंट भी किया करो, कंजूसी मत करो।
आपकी कमेंट से मुझे खुशी मिलेगी। अगर मुझे खुशी मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे क्लास लेकर आऊँगी, है ना? तो इतना तो कर ही सकती हो आप। चलो बाय बाय, टेक केयर यू। जय श्री कृष्णा। और सभी बच्चे 5 दिन के लिए रिवीजन करेंगे। मैं आप लोगों को वीडियोस भेजती रहूँगी, उस वीडियो को आपको देखना है जो कि आपके इम्पोर्टेंट होंगे। मुझे लगेगा कि आपके पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे वीडियोस मैं आप लोगों को भेजती रहूँगी, उसको आप लोग देखते रहना 5 दिन तक। फिर फर्स्ट दिन से हम कंटिन्यू करेंगे अपने पैराग्राफ को। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर यू। जय श्री कृष्णा सभी को।